हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड सब कुछ सही चल रहा होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, विच इज रिटन बाय तशानी दोशी। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर करा था वो हम लोग देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माय मदर एट 66 कवर करा था विच इज रिटन बाय कमला दास। ठीक है, तो आई होप आपने वो वाला लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। एंड आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक होता है ना कि व्लॉग होता है जहाँ पे आप अपनी कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पे गए हो तो आप उसकी वीडियो बना रहे हो और उसके बाद आप उसे पोस्ट कर रहे हो, है ना। एक होता है ट्रैवलॉग कि आप किसी डेस्टिनेशन पे गए हो और आपने उस एक्सपीरियंस को ना लिख डाला, मतलब बता दिया पूरा कि आपने क्या किया था, आपने क्या फील करा, आपने उस डेस्टिनेशन की हिस्ट्री के बारे में बता दिया। तो यही सेम चीज़ ना तिशानी दोशी ने इस चैप्टर में करी है। वो अंटार्कटिका गई थी और अंटार्कटिका जाने के बाद उनने जो फील करा, उनने जो देखा, वो सब कुछ उनने लिख डाला एंड आज आप उसे पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग तिशानी दोशी के बारे में। तिशानी दोशी 1975 में शी वाज बोर्न एंड अभी करंट मतलब उनका कुछ और नहीं है। शी इज एन इंडियन जर्नलिस्ट, वो एक इंडियन जर्नलिस्ट है, पोएट है एंड डांसर भी है। शी इज एन अवार्ड विनिंग फ्रीलांस राइटर, वो अवार्ड विनिंग फ्रीलांस राइटर है एंड हुज वर्क्स हैव बीन पब्लिश, जिनके वर्क्स पब्लिश हुए हैं वेरियस जर्नल्स में, काफ़ी सारे जर्नल्स में हुए हैं एंड अक्रॉस इंडिया एंड द यूएस। कहाँ कहाँ? इंडिया और यूएस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विच इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब आपको ये चैप्टर का नाम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों दिख रहा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड ऑन अ रशियन वेसल। अबॉर्ड का मतलब होता है कि अगर आप किसी शिप पे ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आप अबॉर्ड हो। तो वो कह रहे हैं कि इस ईयर की स्टार्टिंग में मैंने अपने आप को पाया कि मैं एक शिप पर थी, एक रशियन रिसर्च वेसल, मतलब एक शिप थी, वेसल का मतलब होता है शिप, द अकेडमिक शोकिल्स्की, जिस शिप का नाम है अकेडमिक शोकिल्स्की, हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट विंडियस्ट कॉन्टिनेंट। जो जा रही थी शिप, कहाँ जा रही थी? हेडिंग टुवर्ड्स सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा ड्राई, ड्राई मतलब कि सूखा, एंड सबसे ज्यादा विंडिएस्ट मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा हवा चलती है, कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट है, विच इज अंटार्कटिका। My journey began 1309 degrees north of the equator in Madras. तो मद्रास से 1309 नॉर्थ लिया हमने इक्वेटर के एंड हमारी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। और मैंने 9 टाइम जोन्स क्रॉस करे। जैसे हर कंट्री का अपना टाइम जोन होता है। अभी जैसे यहाँ पे बज रहे हैं 7:45, तो कनाडा में कुछ और बज रहा होगा, तो हर कंट्री का अपना टाइम जोन होता है। तो उन्हें 9 टाइम जोन्स क्रॉस करे, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करे, 3 वाटर बॉडीज क्रॉस करी एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर, बहुत सारे जंगल, जंगल एज एन इकोस्फीयर मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है, वो क्रॉस करा। ठीक है, बट बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, जैसे ही वो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे पहुंचती है, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार। उनको 100 घंटे लगे अंटार्कटिका पहुंचने में। वो कार से ट्रैवल करी, एरोप्लेन से ट्रैवल करी, शिप से ट्रैवल करी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग, तो इसी वजह से इतना ट्रैवल करने के बाद उनका पहला इमोशन वहां पहुंचने का ये था, एंटार्क्टिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप। मतलब उनका पहला इमोशन एंटार्क्टिका का एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप को देख के, एक्सपेंसिव मतलब कि जो बहुत फैला हुआ है, एंड वाइट लैंडस्केप मतलब कि वो पूरा बर्फ से भरा हुआ है, देख के वॉज एन अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन। और उन्होंने एक अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन देखा। अब मैं हॉरिजन बता देती हूँ क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज हॉरिजन, जहाँ पे आपका, जहाँ दूर से देखो तो लैंड, आपका लैंड और आपका स्काई मिलता है ना, उसे हॉरिजन कहते हैं। तो उन्हें अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन दिखा। ठीक है, अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन दिखा। यस, ओके, ठीक है। लैंडस्केप एंड ब्लू हॉरिजन वाज रिलीफ, तो वहां पहुंच के उनका पहला इमोशन था रिलीफ, उन्हें बहुत रिलीफ मिला। फॉलोड अप विद एन सॉरी followed up with an immediate and profound wonder.
एंड उन्हें काफ़ी ज़्यादा वंडर भी फील हुआ, काफ़ी ज़्यादा वाव भी फील हुआ, बिकॉज प्रोफाउंड मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा वाव उनके मुंह से निकला। वंडर एट इट इमेंसिटी, किस चीज़ के लिए उनका वाव निकला? उसकी इमेंसिटी के लिए। अंटार्कटिका की इमेंसिटी मतलब उसकी ग्रेटनेस, उसकी इतना सुंदर है वो। एंड बट मेन एंड इट्स आइसोलेशन, और उसका आइसोलेशन, क्योंकि जो अंटार्कटिका है वो ग्लोब में सबसे आइसोलेटेड है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अलग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नीचे और सबसे ज़्यादा अलग है, हर एक कंट्री से अलग है। आइसोलेटेड मतलब कि अलग, अकेला। But mainly at how there could ever have been time when India and Antarctica were part of the same landmass. बट वो ये सोचती है कि यार एक टाइम ऐसा था जब इंडिया और अंटार्कटिका सेम लैंड मास की थी, मतलब इंडिया और अंटार्कटिका सेम जगह के थे, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब कि अभी तो अंटार्कटिका इतना नीचे है, एक टाइम ऐसा था कि अंटार्कटिका और इंडिया सेम लैंड मास के थे। तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए ये सोचना। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अब हिस्ट्री अंटार्कटिका की देखते हैं। 650 मिलियन ईयर्स अगो, भाई 650 साल पहले, 650, हाँ 650 साल पहले नहीं, 650 मिलियन साल पहले a giant amalgamated southern supercontinent, एक बड़ा सा, giant मतलब बड़ा सा, amalgamated मतलब कि जो कि सबको इकट्ठा करके बैठा हुआ था, मतलब बहुत सारे कंट्रीज बैठे हुए थे। अमालगमेटेड मतलब कि इकट्ठा करके बैठना। सदर्न को सुपर कॉन्टिनेंट था, जो था गोंडवाना, गोंडवाना उसका नाम था। डिड इंडीड एग्जिस्ट, जो बहुत पहले एग्जिस्ट करता था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और जो कि अंटार्कटिका के बीचों बीच था, मतलब गोंडवाना जो था बहुत ही बड़ा था, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा। ओके, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस जमाने में चीज़ें बड़ी डिफरेंट हुआ करती थी। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, भाई इंसान नहीं आए थे उस टाइम पे, लाइक इंसानों का आना नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और उस टाइम पे बड़ी गर्मी पड़ती थी, बहुत वार्म का क्लाइमेट था। हॉसिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बहुत सारे पेड़ पौधे एंड बहुत सारे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गुंडवाना थ्राइव्ड, 500 सालों तक, 500 मिलियन सालों तक तो गुंडवाना ने थ्राइव करा, मतलब कि बड़ा फ्लरिश हुआ, बढ़ता गया। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, बट एक टाइम आया जब डायनासोर्स गायब हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, और धीरे 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 मैमल्स की एज आनी स्टार्ट हुई। मैमल्स वो होते हैं जो लोग बेबीज दे सकते हैं, तो धीरे 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 मैमल्स की एज आनी स्टार्ट हुई। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, तो वो जो लैंड मास था उसे कंट्रीज में बदलना पड़ा। मतलब पहले वो गुंडवाना था, पूरा सब कुछ इकट्ठा एक ही उसमें था, बट जैसे लोग लाइक मैमल्स आने लग गए तो उसको कंट्रीज में तोड़ना पड़ा। And the landmass was forced to separate in countries, shaping the globe as much as we know today. तो आज जिस ग्लोब को हम देखते हैं, जिस वर्ल्ड को हम देखते हैं, जिस वर्ल्ड मैप को हम देखते हैं, वही पहले गोंडवाना हुआ करता था, जिस ग्लोब को आज हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, पहले ये ऐसा ग्लोब था, ये था गोंडवाना लैंड, और उसके बाद धीरे 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 ये रहा आपका अंटार्कटिका, इसमें अंटार्कटिका था, धीरे 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 अलग हुआ, ये पूरा अलग हुआ, और ऐसे अलग अलग होके ये अंटार्कटिका यहाँ आ गया। ये हमारा एशिया है, और ये जो भी ग्लोब है वो आपने देख लिया होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ओके। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, और अंटार्कटिका जाना हिस्ट्री का वही एक पार्ट है। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, ताकि हमें पता लग पाए, ताकि हमें समरी मिल पाए कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली हेडिंग, और हम कहाँ हेड कर रहे हैं, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलरन फोल्स, और इस सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्डिलरन फोल्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, कि हमें पता होना चाहिए कि भाई जो कॉर्डिलरन फोल्स होते हैं और जो प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स होती है, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, ओजोन एंड कार्बन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन की कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कि लोग एवोल्यूशन करें, लोग ऐसे बढ़, जैसे हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, और एक्सटेंशन की भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लोगों का गायब होना कितना इंपॉर्टेंट, ये सब अंटार्कटिका जाके आपको पता लग सकता है। ठीक है,
when you think about all that can happen in a million years, जब आप ये सोचते हो कि ये सारी चीज़ें इतने मिलियन ईयर्स में हो चुकी हैं, इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग। तो ये आपका दिमाग घुमा सकता है या शॉक कर सकता है। माइंड बॉगल मतलब कि ये आपको शॉक कर सकता है। इमेजिन, मतलब ये सोच के आप इमेजिन करके फील कर सकते हो कि भाई इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, इंडिया ऊपर पुश हो रहा है धीरे धीरे, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट। मतलब कि जैम मतलब कि साथ में होना किसी के, ठीक है। तो वो एशिया के अगेंस्ट जैम कर रहा है किसी के साथ और अपने क्रस्ट को मोड़ता है, बकल करता है एंड फ्रॉम द हिमालयाज, और हिमालयाज बनाता है। और ये सारी चीज़ें अपने आप हुई। मैंने अभी आपको मैप दिखाया था ना, वो टूट के ऊपर चला गया और फिर ये टूट के नीचे आ रहा था। वैसे साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट ऑफ हो रहे ताकि वो नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर ले। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, ड्रेक पैसेज, उसी वजह से ड्रेक पैसेज खुलता है और एक कोल्ड सर्कमपोलर करंट निकलता है, वहां से पानी का झरना निकलता है, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड। और इस वजह से अंटार्कटिका जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। डिसलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, अकेला, डिसलेट मतलब कि अकेला, और वर्ल्ड के एकदम बॉटम में, वर्ल्ड के एकदम बॉटम में मतलब एकदम निचले हिस्से में। इमेजिन, अच्छा ये हो गया हमारा फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ। अब जैसे कि तिशानी दोषी एक सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन है, लाइक तिशानी दोषी जो है ना वो मद्रासी हैं, मतलब वो तमिलियन है, मद्रास से बिलोंग करती हैं। तो 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड। तो वो ऐसी जगह पे 2 हफ्ते बिताने वाली है जहाँ पे अर्थ जो है, आपकी ग्लोब जो है, उसके वॉल्यूम का 90% जो आइस, मतलब उसके वॉल्यूम का 90% आइस जो है अंटार्कटिका में पाया जाता है। मतलब आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा आइस अंटार्कटिका में होगा, ताकि मतलब आप कंपैरिजन करो कि अर्थ का 90%, अर्थ के वॉल्यूम का 90% आइस कहाँ पाया जाता है, हमारे अंटार्कटिका में पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे टाइम निकालना, जो कि एक साउथ इंडियन है, जो गर्मी में रहती हैं, जो सन को वर्शिप करती है, वो एक जगह पे टाइम निकाल रही है जो बहुत ठंडी है एंड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। उसे सोच के ही ठंड लग जाए किसी को। चिलिंग प्रोस्पेक्ट मतलब कि बहुत चिलिंग सिचुएशन होगी, ओके। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंक बॉल बॉल। अब यहाँ पे तिशानी दोषी बताती है अंटार्कटिका के बारे में कि अंटार्कटिका पे चलना एक ऐसी बात है जैसे कि आप एक छोटी सी पिंग पोंग बॉल होती है, व्हाइट कलर की होती है, उस पे चल रहे हो, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जिसपे इंसानों का कोई मार्क नहीं है कि यहाँ पे इंसान आए, कोई मार्क नहीं, मतलब वहाँ अंटार्कटिका में इंसान रहते नहीं है। नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, बिलबोर्ड्स नहीं है। बिलबोर्ड्स मतलब साइन बोर्ड होते हैं जो लिखे होते हैं रास्ते जिसपे, और बिल्डिंग्स नहीं है। यू लूज ऑल अर्ली सेंस ऑफ परस्पेक्टिव एंड टाइम हियर। आप यहाँ पे सारा अर्ली सेंस भूल जाते हो, मतलब कि आप ऐसे भूल जाते हो कि आप अर्थ प्लैनेट पे रहते हो, एंड आप यहाँ पे टाइम भी भूल जाते हो। यहाँ पे टाइम का भी पता नहीं चलता है अंटार्कटिका में। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइटी। अगर आप ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोप से दिखेंगे छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म। तो मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जैसे कि मिडजेट्स एंड माइट्स। मिडजेट्स एंड माइट्स इंसेक्ट्स होते हैं। टू ब्लू व्हेल्स, वहां पे आप ब्लू व्हेल्स को देखोगे। एंड आइसबर्ग्स, बर्फ की चट्टाने वहां पे आपको दिखेंगी, आइसबर्ग दिखेगी, बर्फ की चट्टाने जिसे कहते हैं। एज बिग एज कंट्री, जो आइसबर्ग्स जो है वो उतने ही बड़े जितनी कंट्रीज है। The largest recorded was the size of Belgium. लास्ट आइसबर्ग जो रिकॉर्ड किया गया था वो बेल्जियम जितनी कंट्री है ना उसके साइज का था वहां पे। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड सरियल, वहां पे दिन जो है वो चलते जाते चलते जाते चलते जाते। सरियल का मतलब होता है जो चीज अनरियलिस्टिक हो, ठीक है, दैट इज सरियल, सरियल सॉरी। 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, मतलब कि 24 घंटे वहां दिन रहता है, 24 घंटे वहां रात नहीं होती है वहां पे। एंड यूबिकिटस साइलेंस, और वहां पे एक यूबिकिटस साइलेंस है। यूबिकिटस साइलेंस मतलब जो कि हर, यूबिकिटस का मतलब होता है जो चीज हर जगह प्रेजेंट है, तो वहां पे हर जगह साइलेंस है। अनइंटरप्टेड ओनली व्हेन द ओकेजनल एवलांच, वो साइलेंस टूटता तभी है, इंटरप्ट तभी होता है जब कोई एवलांच होता है। एवलांच होता है मतलब कि
कोई अगर आपका स्नो अगर मतलब बोलते हैं ना स्लाइड हो जाते हैं, जैसे लैंड स्लाइड होती है वैसे वहाँ पे स्नो स्लाइड हो जाती है, उसे कहते हैं एवलांच। तो अगर एवलांच होता है तो उससे वो साइलेंस टूटता है, या फिर काल्विंग आइस शीट्स, अगर आइस शीट्स जो है वो टूट रहे हैं उससे वो जो साइलेंस है वो टूटता है। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, और ये जो प्लेस है उसे ये चीजें उस प्लेस को कॉन्सिक्रेट करती है मतलब कि डिफरेंट बनाती है सारी प्लेसेस से। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ये एक ऐसी जगह है जो आपको जाननी चाहिए, आपको ये फोर्स करेगी कि आप आओ और अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानो। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। और ह्यूमंस के लिए भाई प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, मतलब कि ऐसी घर अपना ओपिनियन बनाना बिना देखे समझे, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, तो आप जाओ और वहां पे देखो। अब बात करते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट की। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर पोल्ट्री टू 12,000 ईयर्स। ह्यूमन का सिविलाइजेशन मतलब ह्यूमंस का सिविलाइजेशन जो हुआ है वो पोल्ट्री मतलब बहुत कम टाइम के लिए 12,000 सालों के लिए हुआ। आप बोलोगे कि 12,000 साल तो बहुत कम, बहुत ज़्यादा होते हैं मैम, बट जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से बहुत कम होते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स भी एक मिनट या फिर एक घंटे के बराबर है उस क्लॉक में। तो 12,000 साल तो बहुत कम है, पोल्ट्री है। barely a few seconds on the geological clock, मतलब मान के चलो कि कुछ सेकंड्स जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और उस शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। हमने उस कम टाइम में भी बहुत रकस क्रिएट कर दिया है, बहुत डिस्टर्बेंस हमारी अर्थ पे क्रिएट कर दिया है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए। एचिंग और डोमिनेंस ओवर नेचर, हमने नेचर को डोमिनेट करके रखा है, नेचर को खराब किए जा रहे हैं। एंड विथ आर विलेजेस, टाउन, सिटीज एंड मेगा सिटीज, कैसे खराब किए जा रहे हैं, मतलब सिटीज बना रहे हैं, विलेजेस बना रहे हैं, टाउन्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, उस वजह से हमारी जो इन्वायरमेंट है वो खराब होती जा रही है, राइट। तो यस, बहुत कम टाइम में हमने बहुत अच्छा कबाड़ा कर दिया है हमारे अर्थ का, ये वो कहना चाह रहे। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे दूसरे स्पीशीज जो हैं उनको रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है, बिकॉज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रिसोर्सेज कम लगेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं बढ़ सकते, रिसोर्सेज उतने ही रहेंगे। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो रिसोर्सेज कम लोगों को मिलेंगे, ठीक है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, अनमिटिगेटेड मतलब कि इंक्रीज्ड बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और भाई ये जो बर्निंग, इतना फॉसल फ्यूल जो है हम बर्न कर रहे हैं, हम इतना फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं कि उस वजह से हमने अर्थ के सराउंडिंग में ना एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट कर दी है। और वो जो लेयर है वो बहुत मोटी है। कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर करने से क्या होता है भाई, उससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, हमारा जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता है, हॉट वार्मर होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है अगर अर्थ के सराउंड है, और जितना ज़्यादा बढ़ेगी वो उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगी हमारे अंटार्कटिका तक। उसकी जो हीट है वो अंटार्कटिका तक जाएगी, और जितनी ज़्यादा हीट जाएगी वो जो बर्फ़ है उतनी पिघलेगी, और पिघलेगी तो भाई 90% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम जो है उसका 90% हमारा आइस जो है अंटार्कटिका में पाया जाता है, वो वहाँ पे पिघलना स्टार्ट करेगा और हमारी अर्थ जो ग्लोब है वो डूब सकती है। तो यस, now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature, जिस वजह से जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। और जो क्लाइमेट चेंज है वो सबसे बड़ी डिबेट्स, मतलब जिनके बारे में सबसे ज़्यादा बात करी जाती है, वो डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट्स मेल्ट एंटायरली, क्या अंटार्कटिक आइस शीट्स पूरी तरह से पिघल जाएंगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बटेड, जो गल्फ स्ट्रीम ओशियन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो पानी का झरना गल्फ स्ट्रीम जो है वो मतलब झरने की तरह ही है एक, ठीक है।
तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा. विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? मे बी नॉट. क्या ये एंड होगा हमारे वर्ल्ड का? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का मतलब है कि अर्थ की जो सबसे नीचे बॉटम में अंटार्कटिका है, दैट इज द एंड ऑफ द अर्थ. ओके. Either way, in every situation, Antarctica is a crucial element in this debate. Antarctica जो है वो सबसे ज़्यादा crucial element है इस debate का. Not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population. सिर्फ इसलिए ही नहीं कि भाई इस जो ये प्लेस है अंटार्कटिका, ये सिर्फ इकलौती प्लेस ऐसी है जहाँ पे आज तक कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही है, जहाँ पे इंसानों का नामो निशान नहीं रहा है, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन. एंड तभी ये जो प्लेस है ये सबसे ज़्यादा प्योर प्लेस है, सबसे ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि लाइक साफ विदाउट पोल्यूशन ये प्लेस है. ठीक है. Okay, in this respect, but more importantly, because it holds in its ice sheets 500,000 year old carbon records. और या फिर ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पे अंटार्कटिका ना, पहले गुंडवाना जो था उसका पार्ट हुआ करता था. गुंडवाना जो है वो अपना अभी जो ग्लोब है उसे गुंडवाना ही है कहते हैं. तो ना तब जब पार्ट हुआ करता था तो तब थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर अंटार्कटिका में आ गई थी. तो सोचो इतने साल पुराना टाइम की भी जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है वो आज भी वहाँ पे पाई जाती है थोड़ी सी. तो जो हमने इतनी क्रिएट करी है पोल्यूशन और इन सब चीज़ों से, वो तो कभी तक रहेंगी, फिर वो तो कभी खत्म ही नहीं होंगी ना, और बढ़ती जा रही है. ठीक है. Trapped in its layers of ice. If we want to study and examine the Earth's past and present and future, Antarctica is the place to go. अगर हमें अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पढ़ना है तो अंटार्कटिका जरूर जाना चाहिए. Okay. Students on ice, the program I was working with. तो ये तिशानी दोषी एक प्रोग्राम की वजह से गई थी जिस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस. आई वॉज वर्किंग विद वन ऑफ द शोकिल्स्की. जिस मतलब ये एक शोकिल्स्की के साथ काम कर रहे थे, मतलब कि एक बोर्ड के साथ काम कर रहे थे. एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, जो सिर्फ एक ही एम रखते हैं कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे to the end of the world, to Antarctica, and providing them with inspiring educational opportunities. वहाँ पे वो उन्हें educational opportunities provide करेंगे which will help them foster a new understanding and respect for a planet. जिससे कि उन हाई स्कूल के बच्चों को हमारे planet के लिए, हमारे अर्थ के लिए, foster का मतलब होता है डेवलप करना, तो वो अपने प्लानट के लिए एक अंडरस्टैंडिंग और एक रिस्पेक्ट बढ़ा पाएंगे. जब वो अंटार्कटिका जाएंगे वो जानेंगे ना कि भाई अंटार्कटिका इतना साफ सुथरा कैसे, इतना अनपॉपुलेटेड और इतना अनपॉल्यूटेड कैसे है. और फिर उन्हें पता चलेगा कि हम इंसान ही हैं जो हम खराब कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इंसान नहीं है अंटार्कटिका में, तो ये बहुत साफ सुथरा है. तो उन्हें ये चीज़ पता चलेगी. इट्स बिन एन ऑपरेशन ऑफ फॉर 6 years. ये 6 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, जो चला रहे हैं जियोफ ग्रीन, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच, जो बहुत थक चुके थे भाई कि सेलिब्रिटीज, पहले ये सेलिब्रिटीज को लेके जाते थे और रिटायर्ड अमीर रिटायर्ड लोगों को लेके जाते थे, या फिर क्यूरियोसिटी सीकर्स जिनको बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, जहाँ मतलब बहुत इच्छुकता होती थी जाने की, उनको लेके जाया करते थे. बट हु कुड ओनली गिव बैक इन लिमिटेड वे, बट वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे. मतलब वो प्रोग्राम पे जाते थे, एंजॉय करके वापस आ जाते थे, वो उस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाते थे या लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुंचाते थे. अब with students on ice he offers the future generation of अच्छा अवेयरनेस नहीं पहुंचाना मतलब कि भाई हम अंटार्कटिका गए थे, हमारा अर्थ बहुत खतरे में है वगैरह वगैरह, ऐसे बातें नहीं करते थे, वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते थे. तो यहाँ पे फिर जियोग्री ने सोचा कि मुझे बच्चों को लेके जाना चाहिए, वो यूथ है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा समझ में होते हैं, उनमें एक एनर्जी होती है कि वो दूसरों तक बताएं, दूसरों तक पहुंचाएं, और जब कोई उनके सामने पोल्यूशन भी करेगा तो वो चिल्ला देंगे कि भाई मैं अंटार्कटिका गया था, वो साफ सुथरा पड़ा हुआ है, हम लोग ही खराब कर रहे हैं, मतलब ऐसा. With students on ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience. तो बच्चों के लिए ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है एट द एज व्हेन दे आर रेडी टू अब्जॉर्व. उस एज में जब बच्चा जो है वो अब्जॉर्व करने के लिए रेडी है, मतलब अंदर लेने के लिए रेडी है, चीज़ें सीखने के लिए रेडी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट, और फिर वो उस चीज़ को एक्ट भी करेगा.
द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, और इस वजह से जो प्रोग्राम है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। कि भाई ये पॉसिबल है कि आप साउथ पोल के कहीं भी आसपास, साउथ पोल मतलब कि नीचे वाले अर्थ का नीचा हिस्सा जो है उसके कहीं भी आसपास जाओ और आप उससे इफेक्ट ना हो। इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस केप्स मेल्टिंग व्हाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन। ये बहुत आसान है कि आप ब्लेज कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो किसके बारे में, कि भाई पोलर आइस केप्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, बर्फ मेल्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ऐसे घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे बात करना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मतलब अपने घर में बैठे बैठे बात करना, अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में बैठे बैठे बात करना कि ओ हमारी तो ये मेल्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत बहुत ही आसान बात है। बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, बट जब आप अपनी आंखों से देखते हो कि ग्लेशियर्स जो है वो रिट्रीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, और जो आइस शेल्स है वो कोलैप्स हो रहे हैं, पिघल पिघल के गिर रहे हैं, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। आप रियलाइज करते हो कि भाई ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है वो रियल है। जब आंखों से देखते हो तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम। अब भाई अंटार्कटिका जो है उसका सिंपल इकोसिस्टम है, क्योंकि अब वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है। अब ज़्यादा लोग नहीं है तो उसका इकोसिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा नहीं, बहुत सिंपल सा इकोसिस्टम है। एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बहुत ज़्यादा कम बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कि ज़्यादा प्लांट्स, वेराइटी ऑफ प्लांट्स वहाँ पे पाए नहीं जाते। इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। तो वहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि छोटे छोटे चेंजेस एनवायरनमेंट में कितने बड़े बड़े रिपोकशंस ला सकते हैं। रिपोकशंस मतलब कि इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस या फिर प्रभाव ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक क्लास है जहाँ पे एक ही बच्चा है और एक ही टीचर है। एक क्लास है जहाँ पे 100 बच्चे हैं और एक टीचर है। अभी ये सेम बच्चा इस क्लास में भी है, तो ये टीचर अभी इस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो वो उसकी हर छोटी छोटी हरकतों को पता लगा लेगा, वो कुछ भी गलत कर रहा होगा, बट इस क्लास में वो पता नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो वैसे ही इकोसिस्टम होता है कि भाई इकोसिस्टम जब बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ह्यूमंस है, प्लांट्स है, छोटी छोटी स्पीशीज है जिनके बारे में पता भी नहीं है, तो फिर वहाँ पे छोटा सा चेंज हम नहीं नोटिस कर पाएंगे क्योंकि बहुत लोग हैं। यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं अंटार्कटिका में, क्योंकि कम बायोडाइवर्सिटी है, ह्यूमंस नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा प्लांट्स नहीं है। ठीक है, टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। आप एक छोटे से माइक्रोस्कोप पे फाइटोप्लैंक्टन को देखो। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन एक ना प्लांट होता है। ठीक है, एक प्लांट होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि जिसे जिसे आप माइक्रोस्कोप से देखते हो। Those grasses of the sea that nourishes and sustain the entire southern ocean's food chain. फाइटोप्लैंक्टन ऐसी ग्रासेस हैं जो कि नरिश करती है, मतलब कि फीड करती है, खाना देती है, एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशियन फूड चेन। मतलब कि जो सदर्न ओशियन है ना उसकी फूड चेन इसी से स्टार्ट होती है। मतलब कि काफ़ी सारे एनिमल्स जो है वो इस पे डिपेंडेंट है, वो ये खा के जिंदा रहते हैं। ठीक है, these single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize. ये जो सिंगल सेल प्लांट्स है फाइटोप्लैंक्टन, ये सन की एनर्जी लेते हैं टू असिमिलेट। असिमिलेट मतलब कि अब्जॉर्ब, ताकि वो कार्बन अब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि वहाँ पे कार्बन नहीं मिलता ना, क्योंकि वहाँ अंटार्कटिका में आप देखोगे कि वहाँ पे लोग नहीं है ज़्यादा, तो वो कार्बन ले पाए। एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरस, और वो सिंथेसाइज कर पाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन दैट वंडरस मतलब वंडरफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ताकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाए। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, मतलब कि ताकि वो अपना खुद का खाना बना पाए। अगर वो खुद का खाना नहीं बना पाएगा तो जितने ऑर्गेनिजम्स उस पर डिपेंडेंट है वो भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर। साइंटिस्ट ने से कहा है कि अगर ओजोन लेयर में और ज़्यादा डिप्लीशन होता है, डिप्लीशन मतलब कि और ओजोन लेयर जो है वो कम होती है, विल इफ अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अच्छी नहीं है, अर्थ के आसपास कार्बन की जो लेयर है वो अच्छी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन की जो लेयर है वो अच्छी नहीं है, और ओजोन लेयर अच्छी है। तो अगर ओजोन लेयर कम होती है, विल इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, वो इफेक्ट करेगा फाइटोप्लैंक्टन के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को।
which in turn will affect the lives of all the marine animals, और उस वजह से सारे marine animals की lives affect हो जाएंगी, and birds of the region and the globe कार्बन साइकिल। और जो भी साइकिल है, मतलब इसका मतलब है कि ये फाइटोप्लैंक्टन है, ये प्लांट है, ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाता है, सन की रोशनी से बनाता है, ठीक है, और ये अपने आप को ऐसे जिंदा रखता है। अब उसको दूसरे लोगों को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, तो जितने भी मरीन एनिमल्स हैं, जितने भी जो पानी में एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे, वो सब इस पर डिपेंडेंट है, वो भी इसे खाते हैं, फिर उसे जो खाता होगा, तो जितने भी लोग, एक फूड चेन चल रही है। अब मान लो कि यही अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है, तो जितने भी मरीन एनिमल्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, और जो मरीन एनिमल्स को खा रहे हैं बर्ड्स वगैरह, वो भी मर जाएंगे, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो कितना बड़ा इफेक्ट होगा, कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, मैं ये कहना चाह रही थी, ठीक है। एंड द ग्लोबल कार्बन इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, तो ये स्टोरी जो है, देयर इज अ ग्रेट मेटाफोर, एक बड़ा मेटाफोर है फॉर एग्जिस्टेंस। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों का ध्यान रखो, छोटी चीजों का ध्यान रखो, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, उसका ध्यान रखो, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप सही होने लगेंगी। अब इसे आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, तो आपकी लाइफ में बड़ा अपने आप होने लगेगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें ही आपको बड़ा बनाते हैं, ओके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वॉक ऑन दी ओशन, ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होने वाला है। उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि आप लोग आई होप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करोगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। प्लीज पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चंस खुद से फ्रेम करो, खुद से आंसर करो, ओके। वॉक ऑन दी ओशन, भाई अब यहाँ पे वो ओशन पे वॉक कर रहे हैं, मतलब कि वो ओशन पे चल रहे हैं। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एफिफनीज, अब जो उनका अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस था वो सारी एफिफनीज, मतलब कि सारे अंडरस्टैंडिंग का था, जो ये बता रही थी ना, रियलाइजेशन जो उन्हें हुआ कि भाई छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। बट द बेस्ट अकर जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ, बट सबसे बढ़िया चीज़ उनके साथ तब होती है जब इन्होंने अंटार्कटिक सर्कल की 65.55 डिग्री साउथ लिया। The Shokalski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula. अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखो, इतनी मोटी मोटी शीट्स थी, ये लोग जब अंटार्कटिका गए होंगे तो इतनी मोटी मोटी शीट्स थी, ठीक है। अब इनकी बोट मान लो ये है, अब यहाँ से ऊपर ज्यादा जा नहीं सकती, ज्यादा चल नहीं सकती, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं चल सकती आइस शीट पे, राइट। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, और वो यहाँ से उतरते हैं, इस उतरने को क्या कहते हैं, इस उतरने को कहते हैं, रुको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बट द Shokalski had managed to wedge herself into a thick white stretch. Wedge herself into का मतलब क्या होता है कि force to force into, उसने Shokalski ने फोर्स करके वो आइस शीट से अपने आप को निकाल लिया ऊपर से। अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला, कहाँ पे, आई स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला पे वो जा खड़ी हो जाती है, एंड टेडपोल विच टेडपोल आइलैंड, एंड टेडपोल आइलैंड पर विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, और उससे आगे वो लोग जा नहीं पा रहे थे क्योंकि जैसा मैंने दिखाया वो सीन था। The captain decided we were going to turn around and head back north. तो कैप्टन ने डिसाइड करा कि हम लोग वापस से नॉर्थ जाएंगे। बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक, तो सब जब वो करने वाले थे उससे पहले ही उनको सबको बोला गया कि आप लोग गैंग प्लैंक से नीचे उतरिए। गैंग प्लैंक मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, जो शिप होती है ना, इसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो बोला गया कि आप गैंग प्लैंक से नीचे उतरिए एंड वॉक ऑन द ओशियन, और ओशियन पे चलो। अब ओशियन पे कैसे चलेंगे मैम, क्योंकि पूरी बर्फ ही बिछी हुई है ना, नीचे पानी है, ऊपर तो बर्फ है, तो ओशियन पे वो लोग चल रहे थे। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, ये लोग कितने थे, 52 लोग थे। नेटेड आउट इन गोटेक्स, इन्होंने एक पहन रखा था, नेटेड आउट मतलब कि इन्हें पहन रखा था गोटेक्स। गोटेक्स है जो वाटरप्रूफ क्लोथ्स बनाता है ना, वो गोटेक्स होते हैं, तो गोटेक्स पहन रखा था, वाटरप्रूफ क्लोथ पहन रखे थे, एंड ग्लेयर्स और गॉगल्स पहन रखे थे। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, और एकदम स्टार्क मतलब क्लियर वाइट बर्फ पे ये लोग चल रहे थे। दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो कि मतलब दूर दूर तक फैला हुआ था, फॉर एवर का मतलब होता है दूर दूर तक फैला हुआ था।
अंडरनीथ आर फीट वॉज मीट थिक आइस पैक, उनके फीट के नीचे, अंडरनीथ आर फीट, उनके फीट के नीचे थिक, मीटर थिक आइस पैक था, मतलब मोटी मोटी बर्फ की लेयर थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उस बर्फ के लेयर नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, उसके बर्फ के नीचे मतलब कि इधर ऐसी, ठीक है। ये देखो, ये इतनी मोटी आइस पैक थी और उस बर्फ के नीचे, यहाँ पे इसके नीचे बहुत छोटे 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 जो ऑर्गेनिज्म जो थे वो जिंदा, मतलब सांस ले रहे होंगे, जिंदा रह रहे होंगे, जी रहे होंगे, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन द पेरिफेरी मतलब कि, और आसपास के एरिया में, पेरिफेरी मतलब कि आसपास के कोने वाले एरिया में, क्रैब ईटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग। तो क्रैब ईटर सील्स जो थी, जो क्रैब खाती है, वो क्या कर रही थी, वो स्ट्रेच कर रही थी अपने आप को, अंगड़ाइयां ले रही थी। एंड सनिंग मतलब कि सन ले रही थी, सन की, सूरज की रोशनी ले रही थी। ये क्रैब ईटर सील्स जो है वो मतलब स्ट्रेच कर रही थी अपने आप को, अंगड़ाइयां ले रही थी, मतलब है ना, सूरज की रोशनी ले रही थी, मस्त सी, ठीक है। sunning themselves on ice floes, काय पे, आइस, फ्लोटिंग आइस पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, जो बर्फ के टुकड़े ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, उन पे। Much like stray dogs will do under the shade of banyan tree, जैसे कि stray dogs होते हैं, जंगली कुत्ते होते हैं, वो banyan tree के अंदर अंदर करते हैं, ऐसा stretch करते हैं, वो करते हैं, वैसे ही ये लोग भी कर रहे थे। Was nothing short of a revelation, और ये कुछ नहीं, सिर्फ रिविलेशन था। रिविलेशन मतलब कि जो चीज इंसान को एकदम से पहली बार में समझ आती है ना, तिशानी दोषी को समझ में आई। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, सब कुछ कनेक्ट करता है। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecosphere later, I was still wondering about the beauty of balance in the play of our planet. यहाँ पे इतने सारी चीज़ें क्रॉस करने के बाद तिशानी दोषी ये सोच रहे थे कि हमारे प्लानट का जो बैलेंस है वो कितना सुंदर है, कि मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हर चीज़ बैलेंस्ड है, बट वो बैलेंस बिगड़ भी सकता है अगर हम लोग अभी ध्यान नहीं दे तो। How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? क्या होगा अगर अंटार्कटिका जैसे पहले वार्म हुआ करती थी वैसे हो जाए? Will it be around to see it? Will we be around to see it? क्या हम लोग रहेंगे उसको देखने के लिए? Or would we have gone the way of dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? और या तो हम शायद एक्सटिंक्ट हो गए होंगे, जैसे कि हमारे डायनासोर्स हो चुके हैं, मैमथ्स हो चुके हैं, एंड वुली राइनोस हो चुके हैं। Who's to say that? कौन है ये कहने वाला? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers, but 2 हफ्ते इन bunch of teenagers के साथ बिताने के बाद, who still have the idealism, जिनके पास एक idealism है, एक thought है, सोचने का तरीका है, to save the world, कि वो world को save करना चाहते हैं। All I can say is that a lot can happen in a million years. बहुत कुछ हो सकता है million years में, but what a difference a day makes. But एक day कितना बड़ा difference create कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो एक दिन जब गए तो उनका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि भाई क्या कुछ करना चाहिए हमारे प्लानट को लेके हमें, क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो ये प्लानट भी अंटार्कटिका जैसा होगा, अदरवाइज सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, ये रही इसकी थीम, एंड यहीं पे है आपके लिए छोटू सा होमवर्क। होमवर्क नहीं है क्या? अच्छा, यही थीम इसका होमवर्क है। ओके, ठीक है, तो चलिए करते हैं सेशन को एंड। आज के वो 5 वर्ड जरूर चैट बॉक्स में पुट करिएगा जो आपने सीखे। And bye bye, Tata, take care. Thank you so much. I hope you liked and loved the session, and I hope आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। Bye bye, thank you.